विश्व का इतिहास विभिन्न मूल्य व्यवस्थाओं के द्वंद्वात्मक विकास की कहानी है। अब हम यूरोप के संदर्भ में मूल्य व्यवस्थाओं के द्वंद्वात्मक विकास को देखेंगे। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिक विकास की धारणा मूल्य व्यवस्थाओं के द्वंद्वात्मक विकास की धारणा से कम व्यापक है तथा उसके एक अंग मात्र को बनाती है। आदिम साम्यवादी युग में प्रकृति की असीम भंडार था, मानवीय आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। इस युग में मूल्य व्यवस्था थी स्वच्छंद प्राकृतिक जीवन जीने का। धीरे धीरे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की प्रथा चली और इस प्रथा के साथ ही आदिम साम्यवादी युग समाप्त हो गया। आदिम साम्यवादी युग का अंत दासता के युग प्रारंभ के रूप में हुआ। कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया और शेष लोग दास के रूप में हो गए। पशुपालन तथा खेती उस युग में आजीविका के साधन थे। स्वामी वर्ग दास वर्ग से कृषि तथा पशुपालन का कार्य कराकर स्वयं उनके श्रम पर जीवन निर्वाह करने लगे। दासों की संख्या बढ़ने पर उनको दबाने तथा शोषकों की सहायता करने के लिए राज्य की स्थापना की गई। इस युग में केवल राजनीतिक मूल्य व्यवस्था का ही प्रारंभ नहीं हुआ, अपितु परिवार संस्था के अस्तित्व में आने पर सामाजिक संबंधों का निर्धारण करने वाली सामाजिक मूल्य व्यवस्था भी अस्तित्व में आया। दासता के युग के पश्चात सामंतवादी युग आया। भूमि राजा की ओर से सामंतों को तकसीम कर दी जाती थी, जिनका कर्तव्य युद्ध या संकट के समय राजा को सैन्य सहायता करना था। राजा के द्वारा सामंत भूस्वामी माने जाते थे। इन भूस्वामी जो सामंत कहलाते थे के नीचे भूदास सर्फ कार्य करते थे। ये दास भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते थे और ऐसा करने पर उनको राज्य से धन मिलता था। उन पर कठिनता से गुजारे योग्य ही बच पाता था। उस युग में कला कौशल और उद्योग की भी प्रगति हुई। सामंत युग में 4 सामाजिक श्रेणियां पाई जाती है। एक सामंत, द्वितीय भूदास, तृतीय स्वतंत्र नागरिक, चौथा पुरोहित। इस प्रकार हम देखते हैं सामंतवादी युग की भी अपनी अलग भिन्न मूल्य व्यवस्था थी, जो दासता के युग से भिन्न थी। कानून व धर्म तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं सामंतों की पक्षपाती थी। धीरे धीरे यह सामंतवादी पद्धति उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन संबंध में परिवर्तन आने से कारण समाप्त हो गया और सामंतवादी प्रथा की समाप्ति पर पूंजीपति युग आया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। कृषि का महत्व कम हुआ, व्यापार बढ़ा, लेकिन विभिन्न सामंतों द्वारा अपनी अपनी भूमि में लगाए गए कर उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। व्यापारी वर्ग इस सामंती वर्ग के विरुद्ध हो गया। भूदास पहले से ही इसके विरोधी थे। परिणाम स्वरूप पूंजीपति युग आया, जिसमें पूंजीपतियों ने सामंत वर्ग का तथा श्रमिकों ने भूदासों का स्थान ले लिया। इस युग में निर्धन जनता को संतोष देने के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व के कार्यशील अधिकार प्रदान किए गए। राजतंत्र के नाम पर एक छोटा सा चालाक पूंजीपति वर्ग, प्रजातंत्र के नाम पर एक छोटा सा चालाक पूंजीपति वर्ग एलीट शासन पर आधिपत्य संभाल लेता है। पूंजीवादी मूल्य व्यवस्था का अंत श्रमिकों के बढ़ते हुए संतोष से होता है, जो क्रांति करके उस व्यवस्था को समूल नष्ट करके समाजवादी राज्य की स्थापना कर देते हैं। श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित करने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित करने, शोषकों के प्रतिरोध को समाप्त करने, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंधों तथा समाज के आध्यात्मिक जीवन में बुनियादी समाजवादी सुधारों को लागू करने के लिए
पूंजीवाद से साम्यवाद के बीच संक्रमण काल आवश्यक है। इस समाजवादी राज्य का आधार सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक स्वामित्व और यह मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को मान्यता नहीं देता। ये सभी मेहनत कशों के साथ मिलकर पूंजीवाद का अंत करता है और एक नए शोषणहीन समाज का निर्माण करता है। यह शोषणकारी वर्ग के प्रतिरोध को निर्ममता से कुचलता है तथा क्रांति रूपी नवजात शिशु की रक्षा करता है। समाजवाद के अनुसार समाजवादी मूल्य व्यवस्था के बाद साम्यवादी मूल्य व्यवस्था आती है। जब समाजवादी राज्य कई में से एक नहीं रह जाता और पूरी अर्थव्यवस्था को परिवेष्टित कर लेता है, त्यों ही समाजवाद की आर्थिक विजय हो जाती है और सामाजिक शक्तियां सशक्त हो जाती है। समाजवादी आयोजन स्वतः सक्रिय तथा रूपांतरकारी होता है। सांस्कृतिक क्रांति होती है। जिस समय समाजवादी राज्य अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके नए समाज साम्यवाद की स्थापना की भूमिका बना देता है, तब सर्वहारा वर्ग का क्रांतिकारी अधिनायकवाद अपने को समाज में विलीन कर लेता है। साम्यवाद का युग आता है। इस युग में उत्पादन पूर्णतः यंत्रीकृत और मुख्य रूप से स्वचालित होता है। अर्थव्यवस्था का पूर्ण विद्युतीकरण हो जाता है। साम्यवाद की बुनियादी सिद्धांत हरेक से उसकी योग्यता अनुसार लो और हरेक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप दो समाज में लागू हो जाता है। योग्यताएं समुन्नत बहुविध हो जाती है। आवश्यकताओं की समानता नहीं बल्कि अवसरों की समानता होती है। साम्यवादी श्रम का महत्व होता है। राज्य के स्थान पर साम्यवादी सार्वजनिक स्वशासन स्थापित हो जाती है। यह समाज अभाव, असंगतता व वर्ग भेद से रहित होता है। मार्क्स के समान वॉल्टर बेजॉट ने भी अपना इतिहास दर्शन दी है। उनके सिद्धांत को मूल्य व्यवस्थाओं के उत्तरोत्तर विकास के 3 क्रमिक चरणों के रूप में देखा जा सकता है। ये 3 चरण है: आदिम या प्रारंभिक समाज, द्वितीय कठोर सामाजिक परंपराएं, तृतीय परिवर्तनशील सामाजिक अवस्था। आदिम समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व नहीं था। उस युग में परंपरा रहित मनुष्य पशुवत जीवन यापन करते थे। परस्पर सहयोग व प्रेम नहीं था। उपरोक्त आदिम समाज में वंश भावना की धारणा का प्रवेश हुआ। परिवार का मुखिया ही नेता बना। एक समानता पर समूह निर्मित हुई। इन परस्पर विरोधी समूहों के में कुछ गुण पैदा हुए, जैसे सगोत्रता, कठोर अनुशासन, नेतृत्व। इनका सिद्धांत जीवन संघर्ष में योग्यतम क्यूज है। उन समूहों में परस्पर संघर्ष होने लगे, जिसके पश्चात नेतृत्व शक्तिशाली हुआ। एक दूसरे संगठन के अनुशासन एकता को देखकर उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और कठोर परंपराओं के अंतर्गत मनुष्य का जीवन मर्यादित हो गया। परंपराओं ने धर्म तथा नैतिकता का रूप ले लिया। निरंकुश राजाओं और परंपराओं के पालन कराए जाने का दायित्व अपने ऊपर रखा। परंपरा प्रिय राज्यों में स्थायित्व आया। जनता में अनुकरण की भावना विकसित होती गई। अचेतन अवस्था में मनुष्य दूसरों की आदतों, परंपराओं, भावनाओं तथा जीवन प्रणाली का अनुकरण करता रहता है। अनुकरण की प्रवृत्ति मूल रूप से अवचेतन मन से होती है। मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति इस कारण भी होती है कि पहले से परीक्षित होने के कारण उसके द्वारा सीखे गए जीवन मूल्यों में निश्चितता होती है और कोई जोखिम नहीं होता। बेजॉट उसके कठोर सामाजिक परंपराओं का युग कहते हैं। आदिम युगीन सामाजिक व्यवस्था से यह युग अपनी मूल्य व्यवस्था के कारण भिन्न है। जब समाज में परंपराओं और रूढ़ियों की जटिलता के कारण गतिहीनता और जड़ता आ गई, तो ऐसे समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। किंतु प्राचीन लोकप्रिय परंपराओं को तोड़ना सरल कार्य नहीं था। मनुष्य ने अनुकरण के साथ विवाद की प्रवृत्ति भी होती है
और यही विवाद परिवर्तन लाने में सहायक हुई। परस्पर वाद विवाद से प्राचीन मान्यताओं का खंडन हुआ और नवीन विचार समाज में आए। समाज ने प्रगति की। जो समाज प्राचीन रूढ़ियों से चिपटा रहा वह प्रगति नहीं कर पाया। इन गतिशील विचारों ने नई राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया। अब धर्म का स्वरूप भी बदला था, नैतिक मूल्य भी परिवर्तित हो गए, लेकिन इन सब का पर्याप्त मूल्य अदा करना पड़ा, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं से चिपटे हुए व्यक्तियों संस्थाओं ने प्रगतिशील विचारों का दमन पूर्ण किया। अब विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया और अंधश्रद्धा के स्तर पर विवेक प्रतिष्ठित हो गई। विचार स्वतंत्र को महत्व प्राप्त हुआ। बैघट के अनुसार ये परिवर्तनशील सामाजिक युग है। यह युग परिवर्तनशील सामाजिक युग है। यह अभी भी निरंतर प्रगति के पथ पर है और भविष्य में उसके पूर्ण विकास की अवस्था में समाज के निम्न कोटि की शारीरिक और मानसिक कष्टों का अंत हो जाएगा।